आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी विनोद की है। विनोद जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है, उसका ये काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। इस काम से वो काफ़ी अच्छा खासा कमा भी रहा था। एक बार की बात है, विनोद अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम में ही लगा हुआ था कि तभी उसके टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। विनोद ने तुरंत फ़ोन का रिसीवर उठाया तो सामने से आवाज़ आई। जी, मैं नीलकमल बोल रहा हूँ, दीमड़ गांव से। दीमड़ गांव में मेरी एक बहुत पुरानी हवेली है, 9,500 स्क्वायर फीट में। क्या आप उसे बिकवा सकते हैं? आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस पर विनोद बोला, ठीक है, पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपकी हवेली को। कब आऊँ हवेली देखने? इस पर उधर से नीलकमल जी ने कहा, कल आ जाइए, मैं तो सारा दिन वहीं रहता हूँ। जिसके बाद विनोद ने नीलकमल जी से गांव का पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लिया। विनोद काफ़ी खुश था क्योंकि अगर उसने ये डील करवा दी तो उसे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। खैर, विनोद कल उस गांव के लिए निकलने की तैयारी में लग गया। अगली सुबह ठीक 11 बजे तक विनोद अपनी कार से उस गांव के लिए रवाना हो गया। दरअसल विनोद इतनी जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि नीलकमल जी के मुताबिक विनोद के यहाँ से वो दीमड़ गांव लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि विनोद अगर चाहता तो ट्रेन से भी आराम से जा सकता था, मगर ऐसे अनजान जगहों पर जहां वो पहली बार जा रहा हो, उसे अपनी कार से जाना ही ज़्यादा बेहतर लगता था। अब लगभग सूरज ढलने को हो गया था। विनोद अपनी मंजिल के बेहद करीब था, पर वो रास्ता भटक चुका था। वो पिछले 1.5 घंटों से एक ऐसे रास्ते पर भटक रहा था जहां अभी तक उसे कोई आदमी तो दूर परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना नीलकमल जी को ही एक दफ़ा फ़ोन कर लिया जाए। अभी विनोद के जहन में ये आइडिया आया ही था कि तभी सामने रास्ते पर उसे 2 लोग नजर आए। शायद वो लोग जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहे थे। लिहाजा विनोद ने अपनी कार को ठीक उन लोगों के पास रोका और उनसे पूछा, भाई साहब, ये दीमड़ गांव कहाँ है? आप जरा बता सकते हैं क्या? विनोद की बात सुनकर पहले कुछ देर तक तो वो लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। फिर उन्होंने विनोद से जो कहा, विनोद वो सुनने के लिए शायद तैयार नहीं था। माफ़ करिएगा साहब, दीमड़ गांव ऐसा नाम का तो हमने कभी कोई गांव सुना ही नहीं इधर। विनोद के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। उसे लग रहा था कि शायद वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है। खैर, वो दोनों आदमी वहां से अब जा चुके थे। लिहाजा विनोद ने अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और नीलकमल जी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर फ़ोन की रिंग बजी। फिर नीलकमल जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते रहो और कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ों से गांव का पता पूछने की। इतना कहकर नीलकमल जी ने फ़ोन रख दिया। विनोद की हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीलकमल जी को पता कैसे चल गया कि विनोद ने उनसे पता पूछने के लिए फ़ोन किया है? और उन्हें ये कैसे पता चल गया कि विनोद ने थोड़ी देर पहले 2 लोगों से एड्रेस पूछा है? खैर, विनोद इस सवाल को मन में लिए नीलकमल जी के बताए मुताबिक रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। शाम हो चुकी थी। चांद जमीन और आसमान दोनों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। विनोद को गाड़ी चलाते हुए अब काफ़ी समय गुजर चुका था
मगर अभी तक ना तो दीमड़ गांव आया था और ना ही कोई और गांव। मन ही मन विनोद को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर कहते हैं ना, पैसों का लालच आदमी से कुछ भी करवाता है। विनोद भी उसी लालच तले दबा हुआ था। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उसे एक पीले रंग का टूटा फूटा बोर्ड नजर आया, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, दीमड़ गांव 2 किलोमीटर। विनोद की जान में जान आई। पर एक बात ये भी अजीब थी कि जब गांव इसी तरफ था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इधर दीमड़ नाम का कोई गांव ही नहीं है। विनोद को उन आदमियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि अगर वो उन लोगों की बात मानकर इस रास्ते से वापस चला जाता तो क्या होता। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद विनोद को रास्ते के किनारे 2-4 घर नजर आने लगे। उन घरों को देखकर विनोद को समझ आ गया कि वो दीमड़ गांव में दाखिल हो चुका है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे 3-4 और घर नजर आए। लिहाजा विनोद ने अपनी गाड़ी को रास्ते के एक किनारे पर रोका और मोबाइल निकालकर नीलकमल जी को फोन लगाने लगा। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस नंबर पर फोन करके उसने अभी थोड़ी देर पहले नीलकमल जी से बात की थी, वो नंबर अब ऐसा बता रहा था कि सही नहीं है। विनोद को काफी अजीब लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने इसी नंबर पर नीलकमल जी से बात की थी, फिर इतनी जल्दी नंबर गलत कैसे हो सकता है। विनोद को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने सोचा नीलकमल जी फोन नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ के घरों से पूछ लेता हूँ कि उनका घर कहाँ है। लिहाजा विनोद रास्ते के किनारे उन घरों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक घर के दरवाजे के पास जाकर विनोद ने घर का दरवाजा पीटा। थोड़ी देर दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला, जिस पर विनोद ने उनसे कहा, काका, ये नीलकमल जी कहाँ रहते हैं, आपको पता है क्या? विनोद की बात पर वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर घूर कर देखता रहा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि कहीं ये आदमी पागल वागल तो नहीं है, ऐसे अजीब तरीके से कौन घूरता है। विनोद ने फिर एक मर्तबा उस आदमी से पूछा, चाचा, नीलकमल जी का घर जानते हैं आप? मगर तब भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला। विनोद को पूरा यकीन हो गया कि जरूर ये बुजुर्ग आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ऐसी हरकत कौन करता है। लिहाजा विनोद उस बुजुर्ग आदमी के घर के दरवाजे से हटकर दूसरे घरों की तरफ जाने लगा। मगर विनोद जैसे ही उसके दरवाजे से हटा कि तभी वो बुजुर्ग आदमी भी विनोद के साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकल आया और विनोद के पीछे पीछे जाने लगा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि भला ये आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर विनोद ने उस बुजुर्ग आदमी को टोका भी, मगर फिर से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसने विनोद का पीछा करना बंद किया। खैर, परेशान विनोद दूसरे घर के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा पीटने लगा। तो 2-3 बार दरवाज़ा पीटने पर इस बार एक औरत ने दरवाज़ा खोला। विनोद ने उस औरत से पूछा, आप नीलकमल जी को जानती हैं क्या? यहाँ उनकी कोई हवेली है? इस पर कुछ देर तक तो वो औरत भी विनोद को घूरती रही, मगर फिर वो बोली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विनोद के होश उड़ गए कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोल रही है। कहीं ये भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह पागल तो नहीं है।
विनोद अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, नीलकमल जी को मरे आज 5 साल हो चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी हवेली को बेचकर मरे, मगर ये हो ना सका। तब से लेकर इन 5 सालों में गांव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। नीलकमल जी की आत्मा ऐसे ही दलालों को फ़ोन कर करके अपनी हवेली में बुलाती है, और जो एक बार उनकी हवेली में चला जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सब सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर किसी की आत्मा फोन पर बात कैसे कर सकती है। इसी सवाल को विनोद ने उस औरत से पूछा, तो उस औरत का जवाब सुनकर फिर एक बार उसका पूरा दिमाग घूम गया। आप भी तो अभी एक आत्मा से ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया, तो विनोद ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। विनोद को पूरा मामला समझ आ गया। तभी वो जब पीछे पलटा और बुजुर्ग आदमी के पैरों को देखा तो उसके भी पैर उल्टे थे, जिसके बाद विनोद ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे अपनी कार में बैठा और कार घुमाकर वहां से निकल गया। मगर वो सब था क्या, ये आज तक विनोद को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मुझे अच्छे से याद है, घटना आज से 18 साल पहले की है, और उन दिनों मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला होने के कारण गांव के सभी लोग खेती करके अपना घर परिवार चलाया करते थे। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही किसी के पास फ़ोन था, जिस कारण उस समय सभी लोगों के पास वक्त ही वक्त रहता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि पिताजी के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी, जिस वजह से मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मगर काफ़ी दिन भटकने के बाद भी मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला, और हमारा खुद का खेत भी नहीं था कि मैं खेती कर सकूं, क्योंकि पिताजी के इलाज में हमारे सारे खेत बिक चुके थे। दिन पर दिन हमारे घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। मैं काफ़ी परेशान सा रहने लगा कि तभी मुझे याद आया, 3 महीने पहले मेरा एक दोस्त विकास हमारे गांव आया था। असल में विकास हमारे ही गांव का लड़का है, मगर उसे यहाँ कोई काम ना मिलने के कारण वो 2 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया। लेकिन 3 महीने पहले वो जब लौटा तो वो काफ़ी पैसे वाला बनकर आया था, और उसने मुझसे कहा भी था कि कभी काम की ज़रूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम लगवा दूंगा। विकास की ये बात याद आते ही मेरा मुरझाया चेहरा एकदम से खिल उठा, और मैं सीधे चलकर अपने घर गया। घर पहुंचकर घर वालों को मेरी जाने की बात बताने पर सब लोग एकदम से मायूस हो गए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। घर वालों को काफ़ी समझाने के बाद मेरे घर वाले मान गए, जिसके बाद मैं उस कागज के चिट्ठे को ढूंढने लगा जिसमें विकास ने अपना पता लिख कर दिया था, और उस पते के बिना तो मैं वहां जा भी नहीं सकता। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वो कागज मिल ही गया जिसमें विकास ने अपना पता लिखा था। उस कागज के मिलने से मुझे इतनी खुशी हुई कि मानो मुझे पहले महीने की पगार मिली हो। जिसके बाद मैं अगले दिन निकलने की तैयारी में लग गया। सारी तैयारी करने के बाद ठीक अगले दिन सुबह 10 बजे वाली बस पकड़कर विकास के बताए गए जगह यानी बालीपुर गांव के लिए चलता बना। बस में चढ़ते वक्त मैंने कंडक्टर से पूछा था कि बालीपुर गांव यहाँ से कितनी दूर है।
इस पर कंडक्टर ने बताया था कि हम शाम के 7 बजे तक बालीपुर पहुंच जाएंगे। बालीपुर गांव से विकास का घर 3 घंटे का रास्ता है, मगर मेरे पास पैसे ना होने के कारण मुझे बालीपुर बस स्टॉप से पैदल ही विकास के घर जाना होगा। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद रात के 7:30 बजे मैं बालीपुर बस स्टॉप पर उतरा। ठंड का मौसम होने के कारण पूरे बस स्टॉप पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, और न ही उस बस स्टॉप पर कोई बस खड़ी हुई दिख रही थी। मैंने जब एक बार अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो मुझे पूरे बस स्टॉप पर एक चाय की दुकान ही खुला हुआ दिखा। तो मैं चलकर उस चाय की दुकान पर गया और उस चाय के दुकान वाले को पते का कागज दिखाते हुए कहा, भाई साहब, मुझे इस जगह पर जाना है, तो मैं किधर से जाऊं? जिसके बाद उस चाय वाले ने कागज पर लिखे पते को देखा और अपने हाथ को एक रास्ते की तरफ दिखाता हुआ बोला, ये रास्ता पकड़कर सीधे चले जाइए। उस आदमी के दिखाए गए रास्ते की ओर जब मैंने अपनी निगाहें घुमाई तो वो एक कच्चा रास्ता था जिसके दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस वजह से मैं उस चाय वाले के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद की रोशनी थी, वो भी रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों के कारण रास्ते तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। कोहरा तो पूरे इलाके में इतना फैला हुआ था कि पूरा माहौल कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा पड़ गया था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस रास्ते को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई, रुको बेटा। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर अंधेरे में चादर ओढ़कर एक बूढ़ा आदमी दुबककर बैठा हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मैं एकदम से रुक गया और मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है बाबा? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, रात के वक्त इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं अभी नहीं गया तो हो सकता है विकास कल सुबह काम पर चला जाए, फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अपने मन में ये सोचते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा, मुझे जाना ही होगा, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। तो इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मौत से भी बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर संभल कर जाना। जिसके बाद मैं वापस से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण जंगल से आ रही शियारों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस कारण मैं अपने कदमों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज़ से जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। इसी तरह 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद मैंने लगभग आधा सफ़र पूरा कर लिया, मगर काफ़ी समय से पैदल चलने की वजह से मैं अब काफ़ी थक गया था। लेकिन फिर भी मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ता ही रहा कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच काफ़ी सारे बच्चे दिखे जो आपस में खेल रहे थे। तो इतनी रात गए जंगली इलाके में इतने सारे बच्चों को देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला ये बच्चे यहाँ पर तो कर क्या रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। खैर, जो भी हो, उन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि इनसे पूछकर अब ये तो पता चल जाएगा कि मुझे और कितना चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैं चलता हुआ उन बच्चों के करीब गया। तो उन बच्चों के करीब जाते ही मैंने एक बात पर गौर किया
कि इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी कोई कपड़ा नहीं पहना है, तो क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही? अभी मैं उन बच्चों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन बच्चों के बगल में बैठी एक औरत पर गई। तो उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि आगे का पता उन बच्चों से ना पूछकर उस औरत से पूछ लेता हूँ। इतना सोचकर मैं उस औरत के करीब गया। तो उस औरत के करीब जाते ही मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस औरत की शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये औरत चुड़ैल है। अभी मैं डरकर कांप ही रहा था कि तभी वहां मौजूद सभी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब उन सारे बच्चों का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी भूत हैं और अब मैं नहीं बचूंगा। कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से वहां पर मेरा दोस्त विकास आ गया। तो विकास के आते ही वहां मौजूद सारे भूत एकदम से गायब हो गए, जिसके बाद विकास मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने विकास से कहा, अरे विकास, तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? इस पर विकास ने कहा, मुझे सब पता है। तू ये बता, गांव में मेरे माँ और बाबा कैसे हैं? इस पर मैंने अपने और उसके दोनों के घरों का हाल समाचार बताया। अपने घर का हाल समाचार सुनकर विकास एकदम से रोने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, क्या हुआ विकास, रो क्यों रहा है तू? कुछ दिनों के बाद चले जाना गांव माँ बाबा से मिलने। इस पर विकास ने कहा, अब मैं कभी नहीं जा सकता यार। मेरे पूछने पर विकास ने बताना शुरू किया। आज से 1 महीना पहले मैं काम से जब घर लौट रहा था तो रास्ते पर एक बड़ी सी गाड़ी के चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। ये बोलकर विकास जोर जोर से रोने लगा। पहले पहले तो मुझे लगा कि विकास मजाक कर रहा है। फिर जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो उसके पैर देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि सच में विकास के पैर उल्टे थे। आगे विकास ने कहा, कल सुबह गांव वापस लौट जाना और मेरे मरने की बात मेरे घर वालों को बता देना। इतना बोलकर विकास की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।